नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में झांक रहे हैं जो अक्सर सिंधु घाटी और मौर्य साम्राज्य के बीच कहीं दबा सा रह जाता है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, हड़प्पा के वो शानदार शहर जब वो वीरान हो गए, उसके करीब 1000 साल बाद जी। गंगा के मैदानों में वहां फिर से शहर बनने लगे। इसी को कहते हैं भारत का दूसरा शहरीकरण। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं, मतलब खुदाई से मिली चीजें हैं और वेद, बौद्ध, जैन ग्रंथ जैसे पुराने लेख हैं, वो हमें बताते हैं कि उस वक्त जनपद और फिर महाजनपद नाम के राज्य बन रहे थे। बिल्कुल। तो आज का सवाल यही है कि ये शहरी सभ्यता दोबारा कैसे पनपी और इसने प्राचीन भारत को कैसे बदला। चलिए इसी की गहरी पड़ताल करते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, ये समझना जरूरी है कि हड़प्पा के बाद एक लंबा गैप था, एक ग्रामीण दौर था। अच्छा। फिर लगभग पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में खासकर गंगा घाटी और उसके आसपास के इलाकों में ये शहरीकरण की एक नई लहर उठी और इसके सबूत हमें दोनों जगह मिलते हैं। खुदाई में भी, जैसे किलेबंद बस्तियों के खंडहर मिले हैं। हाँ। और उस समय के साहित्य में भी इन शहरों का जिक्र है। तो ये जनपद ये एकदम से कहां से आ गए? मतलब ये छोटे छोटे राज्य थे क्या? हाँ, कह सकते हैं। देखिए, दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व का जब अंत हो रहा था तो उत्तर भारत में लोग अलग अलग कुलों या कह लीजिए समूहों में रहते थे। अच्छा, कबीलों जैसे। हाँ, कुछ वैसा ही, जिनकी शायद अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज रहे होंगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि हर कुल एक खास इलाके से जुड़ गया। बस उसी इलाके को जनपद कहा जाने लगा। इसका शाब्दिक मतलब भी यही है, वो जगह जहां जन यानी लोगों ने पद यानी पैर रखे, मतलब जहां लोग बस गए। अच्छा, जहां जन ने पद रखे, जनपद। बिल्कुल। और इन जनपदों के अपने अपने राजा भी होते थे। ठीक है, तो ये तो हुए जनपद। फिर आते हैं महाजनपद। ये महा कैसे बन गए? जनपद से महाजनपद का सफर कैसे हुआ? हाँ, तो समय के साथ क्या हुआ कि व्यापार बढ़ा, लोगों का आना जाना बढ़ा, तो जनपद आपस में जुड़ने लगे। कुछ जनपद ज्यादा ताकतवर हो गए। अच्छा। फिर 8वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते इनमें से कई जनपद मिलकर या शायद किसी एक ताकतवर जनपद के नीचे आकर बड़े राज्य बन गए। ओहो। इन्हीं बड़े, ज्यादा शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद कहा गया। ये सिर्फ साइज में ही बड़े नहीं थे, इनका शासन चलाने का तरीका, इनकी सेना, टैक्स वसूलने का सिस्टम, ये सब जनपदों से ज्यादा विकसित था। कितने थे महाजनपद? क्या कुछ खास नाम है या इलाके? हाँ, बिल्कुल। पुराने ग्रंथ, खास तौर पर बौद्ध और जैन ग्रंथ, वो अक्सर 16 महाजनपदों का जिक्र करते हैं। 16? जी, 16। ये पश्चिमोत्तर में गांधार से लेकर पूर्व में अंग तक और नीचे मध्य भारत में अश्मक तक फैले हुए थे। काफी बड़ा इलाका था मतलब। हाँ, लेकिन इनका जो केंद्र था वो ज्यादातर गंगा के उपजाऊ मैदान ही थे। अच्छा, गंगा घाटी। जी। क्यों? वहां ऐसा क्या खास था? शायद कई वजह थीं। एक तो खेती बहुत अच्छी होती थी, फिर शायद लोहा आसानी से मिल जाता था वहां। हाँ, लोहे की बात आगे करेंगे। जी। और नए व्यापार के रास्ते भी वहीं से गुजरते थे। और सबसे ताकतवर कौन से थे इनमें? कुछ नाम याद है? हाँ, सबसे जाने माने और ताकतवर थे मगध। मगध का नाम तो बहुत सुना है। जी हाँ। फिर कोसल, वत्स और अवंती, ये बड़े शक्तिशाली महाजनपद थे। और मजे की बात यह है कि इनमें से कई की जो राजधानियां थीं, जैसे राजगृह या वाराणसी, कौशाम्बी, हाँ, ये आज भी बड़े और महत्वपूर्ण शहर हैं। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, अब ये इतने बड़े राज्य बन गए तो इनको चलाने का तरीका भी तो बदला होगा। हाँ, शासन कैसे चलता था? क्या सब जगह बस राजा का ही हुक्म चलता था? यहीं पर एक बहुत बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, जब जनपद थे, छोटे राज्य थे, तो उनमें अक्सर एक सभा या समिति होती थी। सभा, समिति मतलब कबीले के या राज्य के अहम लोग मिलकर सलाह मशवरा करते थे और राजा से उम्मीद की जाती थी कि वो इनकी बात सुनेगा, इनकी सलाह मानेगा। अच्छा। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर राजा काबिल नहीं है तो उसे हटाया भी जा सकता था। अरे वाह। फिर जब महाजनपद बने तो ये व्यवस्था और विकसित हुई। कई राज्य तो वैसे ही थे जिन्हें हम राजतंत्र कहते हैं। राजा का बेटा राजा बनता था। हाँ, वंशानुगत। बिल्कुल। वो टैक्स लेता था, अपनी सेना रखता था, किले बनवाता था। लेकिन कुछ महाजनपद बिल्कुल अलग थे, जैसे वज्जी और मल। वज्जी, मल, ये अलग कैसे थे? इन्हें गण या संघ कहा जाता था। गण, संघ,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां कोई एक अकेला राजा नहीं था, बल्कि शायद कुछ चुने हुए लोग या परिवार मिलकर शासन चलाते थे। चुने हुए लोग मतलब चुनाव होता था? हाँ, या एक तरह का समूह शासन करता था। और फैसले कैसे होते थे? सभा में बहस होती थी और फिर बहुमत से फैसला होता था। बहुमत से? उस जमाने में? जी हाँ, इसीलिए विद्वान इन्हें दुनिया के शुरुआती गणराज्यों में गिनते हैं। ये वाकई चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि प्राचीन भारत मतलब बस राजा का शासन। सही कहा, यह तो बिल्कुल एक अलग ही राजनीतिक प्रयोग था उस समय का। बिल्कुल। सच में ये तो कमाल की जानकारी है। अच्छा, इस दौर में और क्या बड़े बदलाव आ रहे थे? टेक्नोलॉजी के स्तर पर कुछ नया हुआ? हाँ, 2 बड़े तकनीकी बदलाव बहुत अहमियत रखते हैं। पहला था लोहे का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। लोहा, हाँ, आपने पहले इशारा किया था। जी, देखिए, लोहा गलाने की तकनीक तो शायद पहले से लोगों को पता थी, धीरे धीरे विकसित हो रही थी। पर इस दौर में, मतलब महाजनपदों के दौर में, खेती के औजारों में, जैसे हल? हाँ, हल का फाल लोहे का बनने लगा। और हथियार, तलवारें, भाले, तीर के सिरे, ये सब बड़े पैमाने पर लोहे से बनने लगे। तो इसका असर क्या हुआ? असर बहुत गहरा हुआ। लोहे के औजारों से खेती बेहतर हुई, ज्यादा जमीन पर खेती होने लगी, जंगल साफ करना आसान हुआ और लोहे के हथियारों से सेनाएं ज्यादा ताकतवर हो गईं। इसने सीधे सीधे शहरीकरण को और राज्यों के विस्तार को बहुत तेज कर दिया। अच्छा, ये तो हुआ पहला बड़ा बदलाव। और दूसरा बड़ा बदलाव था सिक्कों का चलन। सिक्के मतलब करेंसी? हाँ, व्यापार बढ़ रहा था, लेन देन बढ़ रहा था, तो चीजों के बदले चीजें देने की बजाय एक मानक माध्यम की जरूरत महसूस हुई। तो शुरुआत हुई चांदी के सिक्कों से। ये कोई गोल बने बनाए सिक्के नहीं थे शुरू में। चांदी के टुकड़ों पर कुछ खास निशान या चिन्ह ठोक कर, मतलब पंच करके बनाए जाते थे। अच्छा, इसीलिए पंच मार्क सिक्के कहते हैं इनको? बिल्कुल, इन्हें आहत सिक्के भी कहते हैं। बाद में फिर तांबे के और शायद सोने के सिक्के भी इस्तेमाल होने लगे। इससे व्यापार करना बहुत बहुत आसान हो गया। जाहिर है। तो मतलब अर्थव्यवस्था बदल रही थी। अब जब इतना कुछ बदल रहा था, शहर बन रहे थे, राज्य बड़े हो रहे थे, लोहा आ गया, सिक्के आ रहे, तो समाज कैसे अछूता रहता? समाज में क्या चल रहा था? हमने वो वर्ण जाति व्यवस्था के बारे में बहुत सुना है, क्या वो यहीं से शुरू हुई? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस दौर का। देखिए, जैसे जैसे समाज बड़ा होता है, जटिल होता है, उसमें अलग अलग काम करने वाले लोगों के समूह बनने लगते हैं। हाँ, काम के आधार पे? हाँ, तो भारत में इस दौर में हमें 2 तरह की व्यवस्थाएं उभरती हुई दिखती हैं। एक थी जाति। जाति अक्सर किसी खास पेशे, किसी हुनर से जुड़े समुदायों को कहा गया, और ये हुनर या पेशा अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। जैसे कुम्हार, लोहार, इस तरह। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था। इसकी जड़ें हमें वैदिक साहित्य में मिलती हैं। 4 वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मण, जिनका काम ज्ञान, शिक्षा, यज्ञ अनुष्ठान था। क्षत्रिय, जो शासक वर्ग था, योद्धा थे। वैश्य, जो व्यापार, खेती, पशुपालन करते थे। और शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना या कारीगरी वगैरह बताया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी। अब स्रोत ये बताते हैं कि शायद शुरुआत में इस वर्ण व्यवस्था में थोड़ी नरमी थी, लचीलापन था। मतलब लोग शायद अपना काम या वर्ण बदल सकते थे। लेकिन धीरे धीरे इसी दौर में और इसके बाद ये व्यवस्था काफी कठोर होती चली गई। कठोर मतलब जन्म के आधार पर? हाँ, जन्म आधारित हो गई और इसमें ऊंच नीच, भेदभाव बहुत बढ़ गया। ये एक बहुत जटिल विषय है जिस पर विद्वानों ने बहुत लिखा पढ़ी की है और आज भी ये बहस का मुद्दा है। यानी सामाजिक संरचना भी ठोस रूप ले रही थी। अच्छा, ये जो सारा विकास हो रहा था, शहर, राज्य, व्यापार, क्या ये सब सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित था? दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसी दौर में पूरे उपमहाद्वीप में संपर्क बहुत तेजी से बढ़ा। संपर्क कैसे? व्यापार के लिए रास्ते बने, लोग तीर्थ यात्राओं पर जाने लगे, सेनाएं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगीं। 2 मुख्य रास्ते बहुत मशहूर हुए। एक था उत्तरापथ। उत्तर का रास्ता? हाँ, जो उत्तर पश्चिम को पूर्वी भारत से जोड़ता था, तक्षशिला से लेकर शायद पाटलिपुत्र या उससे भी आगे तक। अच्छा। और दूसरा था दक्षिणापथ, दक्षिण का रास्ता। ये शायद मध्य भारत में कौशाम्बी या उज्जैन से शुरू होकर
दक्षिण की तरफ जाता था। तो इन रास्तों से क्या हुआ? इनसे सिर्फ माल ही नहीं गया, बल्कि विचार भी फैले, तकनीक फैली, पूरा उपमहाद्वीप एक तरह से जुड़ने लगा। और इसी वजह से पूर्वी भारत में भी हमें शहर मिलते हैं, जैसे शिशुपालगढ़, जो शायद कलिंग की राजधानी थी। हाँ। और दक्षिण में भी लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास से शहरीकरण के प्रमाण मिलने लगते हैं। और फिर वहीं पर चोल, चेर और पांड्य जैसे शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिनका समुद्री व्यापार तो दूर दूर तक रोम तक फैला हुआ था। दौर एक तरह से अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और भारत एक नए बड़े साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के उदय के लिए तैयार हो रहा था। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे सिंधु सभ्यता के पतन के काफी समय बाद भारत में शहरी जीवन दोबारा लौटा। हाँ, दूसरा शहरीकरण। बिल्कुल। कैसे छोटे छोटे कबीलाई जनपदों से बड़े शक्तिशाली महाजनपद बने, और ये भी देखा कि उनमें सिर्फ राजतंत्र नहीं था, बल्कि कुछ में गणराज्य जैसी व्यवस्थाएं भी थी। जी, ये बहुत अहम बात है। हमने लोहे के बढ़ते इस्तेमाल और सिक्कों के चलन जैसी नई तकनीकों की बात की, जिसने समाज और अर्थव्यवस्था को बदला। और व्यापार मार्गों ने कैसे पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ा। हाँ, और आखिर में हमने वर्ण जाति व्यवस्था के शुरुआत और उसके धीरे धीरे कठोर होने की भी बात की। बिल्कुल, ये वो दौर था जब भारतीय सभ्यता की एक तरह से नई बुनियाद रखी जा रही थी, जिसने आने वाले सदियों के भारत को आकार दिया। सही कहा। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि वर्ण जाति व्यवस्था, जो शायद शुरू में उतनी कठोर नहीं थी, वो इसी दौर में और इसके बाद कठोर क्यों होती गई। शहरीकरण का, नए राज्यों के बनने का, बढ़ते व्यापार का, इन सब का इस सामाजिक बदलाव से क्या रिश्ता रहा होगा, सोचिएगा जरूर। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।